हम्म। देखिए, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ राष्ट्रपति का वीटो पावर। क्या बता रहा हूँ? राष्ट्रपति का वीटो पावर। तो होता क्या है कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता, कोई बिल आया, मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में, जबकि राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो बिल क्या बनेगा? एक्ट नहीं बन पाएगा, कानून का रूप नहीं ले पाएगा। तो जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देते तब विधेयक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसे पूर्ण वीटो या आत्यांतिक वीटो इसी को कहते हैं, इसी को अब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। समझ गए? सामान्यतः इस वीटो शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक के संबंध में किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक के संबंध में किया जाता है। सरकारी विधेयकों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तब संभव है जब विधेयक को पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व अपना त्यागपत्र दे देती है। मतलब मोदी सरकार ने एक विधेयक पास किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास भेजा और मोदी जी की सरकार ही गिर गई या सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, तो ये विधेयक क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। ये तो पहले भी जानते हैं। लेकिन इस विधेयक का प्रयोग जो है, पूर्ण वीटो इसको बोलते हैं, आत्यांतिक वीटो कहते हैं, अब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर गैर सरकारी विधेयक के संबंध में किया जाता है। राष्ट्रपति की आत्यांतिक वीटो शक्ति मंत्रिमंडल के इच्छाधीन है। मंत्रिमंडल के इच्छाधीन ये शक्ति है। तो इस शक्ति का प्रयोग 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो ये खास सवाल है। अगर पूछे कि पूर्ण वीटो, आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग जो है किया जाता है कब, तो इसका प्रयोग एक तो गैर सरकारी विधेयक के संबंध में किया जाता है और इसका प्रयोग हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अब हम देखते हैं सस्पेंशन वीटो या निलंबनकारी वीटो। सस्पेंशन वीटो या निलंबनकारी वीटो। तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को धन विधेयक अथवा संविधान संशोधन विधेयक के सिवाय संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। आपको पता है कि कोई धन विधेयक रहे, संविधान संशोधन विधेयक 368 रहे, कल भी बताए थे ना। तो ये दोनों विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। ठीक है, तो इस विधेयक को छोड़ के और विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। ये भी आप पढ़े हुए हैं। ये कब हुआ कि एक बार राष्ट्रपति लौटाएंगे लेकिन दोबारा जब भेजेगा तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। कौन संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था हुआ? किसके द्वारा बताइए? 44वां संशोधन 1978, मोरारजी देसाई। अतः इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन विधेयक के संबंध में किया था। फिर 1997 में डॉक्टर KR नारायण ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी विधेयक में ये प्रयोग किया था। फिर 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी ये प्रयोग किया था इस विधेयक का, निलंबनकारी वीटो का। ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत सस्पेंशन वीटो। अब देखते हैं JB वीटो। तो संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है। अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता तब वो JB वीटो का प्रयोग करता है। इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह किए थे 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। यह राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से प्रयोग की गई वीटो शक्ति का प्रथम मामला था। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के लिए कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना क्या होता है? बाध्यकारी होता है। ये कब व्यवस्था किया गया? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। तो ये 2-3 वीटो पावर था। इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में आपने कल जाने थे खूब अच्छा से। अब आइए आज हम लोग शुरू करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में शुरू करते हैं। तो उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अंतर्गत
पद क्रम में बात करें, ऑर्डर रैंक में बात करें तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का दूसरा स्थान है और संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो इसका मैं ट्रिक भी देता हूँ, उसरा निका चूस। क्या? उसरा निका चूस। तो इसको इस अनुसार हम सेट करेंगे, आर्टिकल 63 लिख करके ऊ से सेट करेंगे। तो ऊ से क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति हो गया। बताइए, पहले देखिए उसरा, 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 तो ऊ से क्या हो गया? उपराष्ट्रपति 63 में हो गया। तो 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, याद हो गया आपको। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिस चेयरपर्सन होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो होती है वो राज्यसभा का सभापति का काम करने के लिए होता है और वो अपने पद के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते और अपने उनका जो है क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, खूब पूछता है एग्जाम में, और अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, अनुच्छेद 64 कहता है। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए? उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। वह राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब हम लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति की योग्यताएं लगभग समान हैं। जैसे आप हमको बताइए कि राष्ट्रपति को किसका सदस्य चुने जाने का योग्यता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ हम लोग तुलना करेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राष्ट्रपति को किसका सदस्य चुने जाने का योग्यता होना चाहिए? बताइए। लोकसभा का। ठीक है, और जबकि उपराष्ट्रपति को ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता होना चाहिए। किसका होना चाहिए? राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का सभापति का काम करते हैं। अब देखिए आगे, राष्ट्रपति को लोग कितना अनुमोदक और कितना प्रस्तावक चाहिए था राष्ट्रपति के लिए? 50-50, लेकिन यहाँ 20-20 कर दीजिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। क्लियर है सबको? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 63 के अनुसार 63 उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, वहाँ भी सेम बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कहाँ का सदस्य? राज्यसभा का सदस्य। किंतु कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। 66 कहता है। ठीक है, 66 कहता है क्या कि अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते, वही कहानी, ठीक है, लेकिन लाभ का पद का परिभाषा क्या है? लाभ के पद का परिभाषा वही है कि आप केंद्र में मंत्री है, राज्य में मंत्री हैं, ये सब कोई लाभ का पद नहीं है। ठीक है, ये सब लाभ का पद नहीं है। तो इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। सेम कहानी। जो बाद में जुड़े हैं थोड़ी देर बाद, उनको भी पता होना चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात हो तो पूरा सेम कहानी चलता है। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता रखता है, तो उपराष्ट्रपति कहाँ का? राज्यसभा का। राष्ट्रपति के लिए कितना अनुमोदक कितना प्रस्तावक पढ़े थे कल? 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक। तो उपराष्ट्रपति के लिए कितना? 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक। ठीक है, 66 में जो है उपराष्ट्रपति की योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लाभ का पद का परिभाषा बताए थे कि अगर आप संघ में राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, किसी राज्य के राज्यपाल हैं, संघ या किसी राज्य के मंत्री हैं, तो वो लाभ का पद नहीं है। लेकिन छोटा सा भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो किसका पद है वो जी? लाभ का पद है, वो लाभ का पद है, वैसा पद नहीं चलेगा। मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा और डिफरेंस आपको क्लियर करता हूँ।
आप लोग ही हमें बताइएगा, मैं आप लोगों के माध्यम से जानूंगा। बताइए कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए प्रति माह कितना वेतन मिलता है? सब कोई बोल सकते हैं। 5 लाख रुपया। जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए कितना मिलता है प्रति माह? 4 लाख रुपया बोले थे मेरे भाई। राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको 4 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। तो इसी प्रकार से लोकसभा के जो सभापति करते हैं, कौन करते हैं? ओम बिरला। तो उनको भी 4 लाख रुपया मिलता है। ओम बिरला को भी 4 लाख रुपया मिलता है। ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए कहाँ का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा का। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए कहाँ का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं कि मनोनीत सदस्य? हाँ, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ में दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा है और साथ में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर भाग लेते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है पता है? तो आप सीधे समझिए, मैं एक बार 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 बोलता हूँ कि जो राष्ट्रपति को हटाएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जो लगता है उसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर हटा देते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। उसमें राज्यसभा मतलब विधानसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। विधान परिषद का तो वैसे भी भूमिका राष्ट्रपति के चुनाव में भी नहीं है। तो राष्ट्रपति को हटाने में कौन भाग लेता है? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित मनोनीत दोनों, और वही सभी सदस्य मिलकर के किसको कुर्सी पर बैठा देते हैं? उपराष्ट्रपति को। क्लियर है कंसेप्ट? यानी आपको पूछे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो कहेंगे संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। क्लियर है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं कि नहीं? बताइए। कहाँ से आप रोमन भाई बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग कभी नहीं लेंगे, मनोनीत भाग कभी नहीं लेंगे, हटाने में जरूर भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत भाग लेते हैं कि चयनित? उपराष्ट्रपति में दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेगा। विधानसभा का सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, लेकिन यहाँ तो लेता है राष्ट्रपति में। यह अंतर है। संविधान को, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है 61 आर्टिकल के तहत। और उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है, उसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। ठीक है। पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए ताकि किसी भी लेवल का सवाल आए आप यूँ बना दीजिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद में कौन सदन में आएगा? लोकसभा में कि राज्यसभा में? देखिए कितना बड़का बड़का बवंडर दिमाग में लोग पाल के रखे, इसीलिए मैं ये सवाल ऐसा ऐसा पूछ रहा हूँ आज। अरे मेरे भाई, मैंने कल बताया था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में आ सकता है बिल। बताए थे कल, बताए थे ना? राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का योग्यता होना चाहिए, लेकिन हटने के लिए कोनो सदन में बिल आ सकता है। समझे? हटाने के लिए किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी बिल पारित होगा, वहाँ का 1/4 सदस्य साइन करेगा, 2/3 से पारित होगा, अगला सदन में जाएगा, वहाँ भी 2/3 से पारित होगा, बस हट जाएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन उनको हटाने के लिए कहाँ पे बिल आएगा? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उनको हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही बिल आएगा। क्लियर है कंसेप्ट? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल कहाँ आएगा? राज्यसभा में आ सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल कहाँ आएगा? कोनो सदन में आ सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के कितना बहुमत से पारित होगा? अरे 2/3 से, 1/4 से तो आएगा। एक सदन जो मान लिए, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, लोकसभा राज्यसभा में मान ली कि राज्यसभा में हटाने के लिए ले आए एगो बिल, जो राष्ट्रपति को हटा देंगे, तो पहले वहाँ का 1/4 मेंबर साइन करके ये बिल लाएगा।
फिर उसी सदन का 2/3 मेंबर पास कर देगा, समझ गए, और फिर अगला सदन का 2/3 पास करेगा, वो हट जाएगा। अब समझ गए। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग संसद द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के कितना बहुमत से पारित होगा? 2/3 से, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा लोकसभा मात्र इस प्रस्ताव पर सहमति देगा। साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए राज्यसभा में ही, लोकसभा केवल अपना अनुमति देगा, और उनको हटाने के लिए बिल आएगा भी तो राज्यसभा में ही खाली आएगा। पूरा आज साफ कर लीजिए कि कन्फ्यूजन। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, आपको पता है। तो मैंने उसका ट्रिक बताया है, ऊ सरा, यानी ऊ से उपराष्ट्रपति, ठीक है। रा से क्या बोले थे? रा से राष्ट्रपति, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति का रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं। आर्टिकल 65 में है, दरोगा का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? 65। ध्यान से आप लोग बोलिए ना, हड़बड़ी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि जल्दी जो आंसर बोल देगा उसको मैं भारत रत्न दे दूंगा अभी, क्योंकि मैं तो आपको अभी चॉकलेट भी नहीं खिला सकता है। तो सही बोलिए, हड़बड़ाइए नहीं। मैंने तो बताया कि 63 में राष्ट्रपति का पद है, बताए थे कि नहीं? 64 में जो है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना। तो समझे, मैंने जो ट्रिक बताया, उ स रा, पहले लिखिए आप, उसरा। तो उ से क्या होगा बताइए? 63 आर्टिकल में उ से क्या होगा? उपराष्ट्रपति। से क्या होगा? से क्या होगा कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, इसलिए से सभापति होना। तो कहाँ का सभापति होंगे? राज्यसभा के, समझ गए। तो 64 आर्टिकल हो गया। 65 में होगा कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के आकस्मिक पद रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे उपराष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद में है? 65 में, याद हुआ? उसरा। अब है नी से क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना में होगा? 66 में। फिर है नी का से क्या होगा भाई? कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना में दिया है? 67 में। कार्यकाल कितना में दिया है? 67 में। उसरा निका हो गया। उसरा निका हो गया 67, ठीक है। उसरा निका, अब है उसरा निका हो गया, ठीक है। अब है चूस कहिए या रीस कहिए, रीस भी कह सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, मतलब उनके निर्वाचन के बारे में, ठीक है। जैसे 66 में पढ़े थे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लेकिन उनका पद अगर रिक्त हो गया, रिक्त री कह दीजिए, उसरा निका री। तरी से क्या हो गया? रिक्ति जब होगा पद उनका, तो भरने के लिए निर्वाचन जो 6 महीना के अंदर होना चाहिए ना, तो रिक्ति के हो गया कितना आर्टिकल बताइए? 68 हो गया। उसरा निका री से क्या हो जाएगा? वो जो शपथ लेंगे, 69 में क्या हो गया? शपथ लेंगे। आप हमको बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग हमको बताइएगा, एक बताएंगे हमें इसमें से, ग्रुप में से। अंकित बताओ, तुम अंकित बताओ, उसरा निकारिस का हमको बताओ पूरा। उसरा निकारिस, उसरा निकारिस, ऊ से क्या होगा? कितना आर्टिकल में होगा? हैं? क्या बोल रहे हैं? भागिए गया ही। उपराष्ट्रपति का पद 63 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं किस अनुच्छेद में? 64 में। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे, कितना में दिया है? तो उसरा क्लियर हुआ, उसरा। अब आइए नी, तो निर्वाचन कितना में? 66 में। निकारिस का से कार्यकाल कितना में? 67 में। री से जब उनका रिक्ति हो जाएगा, आकस्मिक रिक्ति हो जाएगा, तो पद भरने का व्यवस्था है कितना में? 68 में। अनिकारी शपथ लेंगे कितना में? अब कोई दिक्कत है?
उसरा निकारिस ट्रिक अच्छा है। बोलिए ना। आप लोग नहीं बोलिएगा तो मैं कैसे समझूंगा जब आपका क्लियर हुआ कि नहीं। हम्म। दरोगा में पूछ दिया 65। जो उपराष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति उनका भूमिका निभाएगा कौन अनुच्छेद में। कितना लड़का रोते हुए आया बाहर, उसी पे वो गाना बन गया। परीक्षा से जो आदमी रोते हुए निकलता है कि हंसते हुए आते हैं सब रोते हुए जाते हैं। वो सिकंदर का क्या गाना है वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। तो जो हंसते हुए परीक्षा हॉल में गया, हंसते हुए ही बाहर निकला, वो सिकंदर हो गया। हम्म। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ये नहीं कि 6 महीना है समय सीमा, लेकिन जल्दी से जल्दी चुनाव होना चाहिए। किसमें है ये अगर पूछ दे जो कौन अनुच्छेद में ही बात है, तो कहिएगा 68 में। बताया ना 68 में पद रिक्त हो जाएगा। तो अब बताइए कोई कन्फ्यूजन।